तो चलिए आज चौथा लेक्चर हम लोग का स्टार्ट होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक का। और सबसे पहले आज आप लोग को हम अब एक सॉल्यूशन, एक प्रॉब्लम से स्टार्ट करवाते हैं। तो कूलम्ब्स लॉ हम लोग पढ़ रहे थे, तो कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को हम लोग पहले लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा, नहीं बने तो फिर इस सॉल्यूशन को देखिएगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को लिखा जाए। तो identical conducting spheres 1 and 2 carry equal amounts of charge and are fixed apart. At a certain distance larger than their diameters. The sphere repel each other with an electric force of 88 millinewton. A third identical spheres, third identical sphere 3 having an insulating handle and initially uncharged is stirred first two spheres one and then to sphere 2 and finally removed. Find the force between spheres
1 and 2 as shown in figure। ठीक है, फिगर बनाया था पहले। दो स्फीयर, दोनों आइडेंटिकल, 1 2। इस पे फोर्स एक लग रहा है F, दूसरे पे भी लग रहा है F। एक पे 3, हैंडल लगा हुआ है, 2 पहले ही यहाँ रखा हुआ था, आया, फिर F dash vector ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझने का है अच्छे से। क्वेश्चन को थोड़ा पढ़िए, उसके बाद हम समझाते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। आप लोग एक बार खुद से ट्राई करना है इसको। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर है, 1 और 2, कैरी इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज। दोनों में चार्ज का मात्रा क्या है, बराबर है। जितना एक में चार्ज है उतना ही इसमें भी चार्ज है, और दोनों सेम, जैसे ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा। इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज है और साथ में पोलैरिटी में दोनों का क्या है, सेम है। इसी कारण से क्या हो रहा है, दोनों एक दूसरा को रिपेल कर रहा है। ठीक है, एंड आर फिक्स्ड अपार्ट एट ए सर्टेन डिस्टेंस लार्जर देन देयर डायमीटर। मतलब इसका जो डायमीटर है उससे लार्जर दूरी पे ये रखा हुआ है। इसका मतलब इस पे कूलम्स लॉ लगेगा, ये कहने का मतलब हुआ। कूलम्स लॉ कहाँ लगता था, जहाँ पर आपका डिस्टेंस जो दोनों के बीच में सेपरेशन जो होता था वो उसके डायमीटर से ज़्यादा होता था, वहीं पे कूलम्स लॉ लगता था। और इसमें ऐसा है। ठीक है, तो इसमें क्या लग रहा है, कूलम्स लॉ लग रहा है, और ये दोनों क्या कर रहा है, एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। तो स्फीयर रिपेल ईच अदर विथ एन इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ 88 मिली न्यूटन। तो ये दोनों क्या कर रहा है, 88 मिली न्यूटन के फोर्स से एक दूसरे को रिपेल कर रहा है। यानी कि ये इस पे 88 मिली न्यूटन का फोर्स इधर साइड में लगा रहा है, और ये इस पे जो ये फोर्स लगा रहा है वो भी 88 मिली न्यूटन का है। ठीक है, चलिए। ए थर्ड आइडेंटिकल स्फीयर 3 हैविंग एन इंसुलेटिंग हैंडल, एक तीसरा चार्ज है जिसपे एक हैंडल लगा हुआ है। देखिए हैंडल लगाने का मतलब क्या है ना, कि जब हम डायरेक्टली हाथ से पकड़ते हैं ना तो इसका चार्ज हमसे फ्लो होकर वो ज़मीन में चल जाता है। लेकिन हैंडल लगाने का मतलब है कि इसका जो भी चार्ज होगा मेरे हाथ से फ्लो होकर ज़मीन में नहीं जाएगा। तो इसका मतलब इसका जो चार्ज होगा उसमें मेंटेन रहेगा। अब क्या कर रहे हैं कि इसको हैंडल के साथ तीसरा वाला स्फीयर को एक से टच करवा दे रहे हैं। ठीक है, हैविंग एन इंसुलेटिंग हैंडल एंड इनिशियली अनचार्ज, ये अनचार्ज है। इस टच फर्स्ट टू स्फीयर 1, पहले ये अनचार्ज है, इसको स्फीयर 1 से क्या कर रहे हैं हम लोग, टच करवा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा देर बाद हटाने के बाद इसको 2 से फिर टच करवा रहे हैं। ठीक है, अब इसको हटा दिए, अब बोल रहा है कि 1 और 2, जो 1 और 2 है दोनों के बीच में अब फोर्स कितना लग रहा है, ये बात समझ में आ रहा है। चार्ज, ये जब अनचार्ज बॉडी किसी के साथ अटैच होगा तो हम बताए थे कि जितना चार्ज इसमें रहेगा वो बराबर मात्रा में दोनों में बट जाता है। यानी कि इस पे स्टार्टिंग में Q चार्ज था और Q चार्ज था, तो ये वाला Q चार्ज दोनों में जब मिलेगा तो Q/2 इसमें बचेगा, इसमें भी Q/2 बचेगा। फिर टोटल चार्ज जो इस पे पहले स्टार्टिंग में कितना था, इसमें Q था और इसमें 0 था, तो टोटल चार्ज Q हुआ दोनों मिला के स्टार्टिंग में। फाइनली जब जैसे ही इसको टच करवाया गया तो दोनों में चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो Q/2 हो जाएगा। उसी तरीक़ा से जब इसमें आएगा तो इसमें 3 में Q/2 पहले ही से चार्ज है और इसमें 2 में पहले से Q है, तो Q + Q/2 टोटल चार्ज हो जाएगा, तो वो दोनों का आधा बढ़ जाएगा इसमें भी, और वो दोनों का अलग अलग चार्ज हो जाएगा। तो उसी चार्ज के आधार पे आपको फोर्स निकालना है। एक बार आप लोग ट्राई कीजिए कैसे बनेगा, उसके बाद हम खुद बताएंगे इसको।
चलिए इसको बनाया जाए, ठीक है। इसको देखते हैं कैसे बनेगा ये। देखिए पहले स्टार्टिंग में ये दोनों के बीच में जो फोर्स है वो कितना है, 88 मिली न्यूटन। एफ का वैल्यू कितना है, 88 मिली न्यूटन, ठीक है। अच्छा, स्टार्टिंग में चार्ज मान लिया इसमें Q था और इसमें भी Q था, ये क्या हो जाएगा कि Q इंटू Q बाय दोनों के बीच का दूरी मान लीजिए x है, x स्क्वायर। इसका वैल्यू है 88 मिली न्यूटन। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोग को, ठीक है। हमको फाइनली बताना है कि उसमें जो एफ डैश जो फोर्स आ रहा है वो कितना होगा, काहे कि इसको जब टच करवाया गया तो सब में चार्ज अलग अलग हो गया है, तो चार्ज दोनों में जब 1 और 2 में अलग अलग होता है, अलग अलग फोर्स लगेगा। तो कितना फाइनली चार्ज हुआ है उस आधार पे यहाँ पे बनाएंगे। एक्स का दूरी दोनों में अभी भी सेम है 1 और 2 के बीच में, तो टोटल फोर्स कितना होगा हम लोग निकाल लेंगे। तो देखिए अभी स्टार्टिंग में इसमें Q चार्ज था, इसमें Q चार्ज था, इसमें स्टार्टिंग में Q चार्ज था। जैसे देखिए इसका हम बना रहे हैं, एक था 1, एक था 3 हैंडल के साथ, ठीक है। इसमें Q चार्ज था और इसमें चार्ज था 0। टोटल चार्ज कितना हुआ जोड़कर Q। जैसा ही दोनों टच करेगा तो चार्ज 1 में हो जाएगा Q/2 और तीसरा में भी क्या हो जाएगा Q/2, ताकि Q का आधा दोनों में चल जाएगा Q/2। तो अब 1 में जो चार्ज बचा वो कितना बचा, Q/2। यहाँ समझ में आ रहा होगा। अब चलिए 2 और 3 में आ जाएगा, 2/3 में कितना चार्ज बचा। 2 में स्टार्टिंग में कितना चार्ज था, यहाँ पे Q था, इसका Q चार्ज था। और 3 में जब इससे टच करके जब आया था तो इसमें कितना चार्ज बचा था, Q/2 बचा था, तो इसमें Q/2 चार्ज हो गया। तो टोटल चार्ज कितना हुआ, Q + Q/2, 1 + 1/2, 3/2Q। आ रहा होगा आप लोगों को बात समझ में, 3/2Q। तो टोटल चार्ज अब इसमें जब जैसे ही दोनों को टच कराया जाएगा तो अब इसमें चार्ज कितना बच जाएगा, 2 में 3/2Q का आधा 3/4Q, और इसमें कितना बचेगा 3/4Q, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अच्छा अब देखिए तो यहाँ पे अब जो 2 के पास जो टोटल चार्ज बचा हुआ है 3/4Q है ना, 3/4Q है। अच्छा 1 के पास कितना चार्ज है जो फाइनली यहाँ से किया गया था, 1 में तो अभी चार्ज चेंज नहीं हुआ है, तो ये Q/2 ही हो गया। तो टोटल चार्ज इसमें Q/2, इसमें 3/4Q। अब इसमें एफ डैश का वैल्यू निकालना है। अब एक बार ट्राई कीजिए एफ डैश कैसे निकलेगा, थोड़ा सा बताइए, उससे उसका यूज़ करके बताइए कैसे एफ डैश लगेगा, और इसका आंसर बनाइए, फिर हम बताएंगे। नहीं बनेगा तो इतना ट्राई कीजिए। एफ डैश का वैल्यू जो होगा कि Q/2 इंटू 3/4Q बाय x का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, K इंटू Q स्क्वायर बाई Q स्क्वायर हो जाएगा ना 3/8, और ये यहाँ पे हो जाएगा 3/8 x स्क्वायर। इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, तो KQ स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर का वैल्यू तो मेरे पास दिया हुआ है ना पहले से, वो कितना है 88 मिली न्यूटन। तो 3/8 इंटू 88 मिली न्यूटन, ये कितना हो जाएगा 8 11, यानी कि कितना हो गया 33 मिली न्यूटन। ये एफ डैश का वैल्यू होगा, यही आपका आंसर है। चलिए तो अब हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग सबसे पहले समझते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड समझने से पहले आपको बता दें कि जैसे देखिए मास होता है, तो मास अपने चारों तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करने के कारण होता क्या है
कि कोई भी बॉडी जिसमें कुछ मास हो, उस ग्रेविटेशनल फील्ड में आने के कारण वो मास उसको अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड का एक प्रॉपर्टी है, वो क्या करेगा, किसी भी जिस बॉडी में मास होगा उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। जैसे अर्थ है, अर्थ का बहुत बड़ा मास होता है, अर्थ तो बहुत बड़ा ग्रह है और इसका बहुत ज़्यादा मास होता है, अरबों खरबों किलो में। तो वो जो मास है वो क्या कर रहा है, एक ग्रेविटेशनल फील्ड बना रहा है जिससे ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड बनाने के कारण बहुत ऊंचाई तक यदि कोई बॉडी होगा जिसका कुछ मास होगा तो वो पृथ्वी क्या करेगा, उसको अर्थ क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड का प्रॉपर्टी है। ग्रेविटेशनल फील्ड जिसमें भी मास होगा उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। उसी तरीक़ा से जो चार्ज्ड बॉडी होता है वो भी क्या करता है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कोई भी चार्ज्ड बॉडी यदि उसके एरिया में आएगा तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लग जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड में आपको फ़र्क समझ में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है और ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है। ग्रेविटेशनल फील्ड मास के द्वारा बनाया जाता है और इलेक्ट्रिकल फील्ड इलेक्ट्रिक चार्ज के द्वारा बनाया जाता है। ग्रेविटेशनल फील्ड दिखने के लिए मास का वैल्यू बहुत ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है बहुत छोटा सा चार्ज बॉडी भी अच्छा खासा इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है और उसके कारण इलेक्ट्रिक फोर्स किसी चार्ज बॉडी पे लगा सकता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसका डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए स्पेस around a charged particle which exerts electric force on a charged body if that charged body comes in that इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड ये स्पेस अराउंड ए चार्ज पार्टिकल, एक सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए filled in a space around a charged particle which exerts electric force on a charged body if that charged body comes in that electric field। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज बॉडी के द्वारा बनाया जाएगा अपनी चारों तरफ, और यदि कोई दूसरा चार्ज बॉडी यदि वहाँ पे आता है तो उस पर क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए इसको अब देखिए होता क्या है। द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल creates electric field originating from that charge।
whereas the negative charge particle creates electric field terminating to that charge। क्या है हम बताते हैं, पहले इसको उतारिए, इसको लिखिए। होता क्या है ना कि जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है उससे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो ओरिजिनेट करेगा चार्ज से। ओरिजिनेट करने का मतलब वो बाहर के साइड में निकलेगा, ठीक है, बाहर के साइड में निकलेगा। और इसको क्या करेंगे, कहेंगे ओरिजिनेटिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और जो नेगेटिव होगा उससे क्या होगा कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन होगा वो क्या होगा, उसके अंदर की तरफ जाएगा। इसको करेंगे टर्मिनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात समझ में आ रहा होगा। चलिए इस फिगर को ही बनाइए और फिर समझाते हैं इसको। देखिए अब हो क्या रहा है कि ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, बाहर के साइड में निकल रहा है। और नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, अंदर के साइड में जा रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस टाइप का होगा पॉजिटिव चार्ज के साथ और नेगेटिव चार्ज के साथ, वो आपको समझ में आ रहा है इस फिगर को देखकर। यानी कि जैसे ही हम पॉजिटिव चार्ज, मान लीजिए कि स्फीयर हम यहाँ पे रखते हैं, तो स्फीयर क्या करेगा, अपने चारों साइड में, चारों साइड से एकदम वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइन उससे निकलना स्टार्ट हो जाएगा। और नेगेटिव चार्ज रखेंगे तो क्या होगा, उसके तरफ सब आएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए अब क्या होगा कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक पॉजिटिव चार्ज को लाते हैं, छोटा सा पॉजिटिव चार्ज को लाते हैं, ठीक है। ये जो इसको हम लोग कहेंगे सोर्स चार्ज। ये क्या हो गया, सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज किस चार्ज को कहते हैं, ऐसा चार्ज जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को बना रहा है, उसको हम लोग सोर्स चार्ज कहेंगे। ये भी सोर्स चार्ज हुआ और ये भी सोर्स चार्ज हुआ, नेगेटिव वाला, ठीक है। अच्छा अब क्या है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू को निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए एक छोटा सा चार्ज को हम लाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं टेस्ट चार्ज। क्या कहेंगे इसको, टेस्ट चार्ज। समझ में आ रहा होगा। टेस्ट चार्ज को जब हम लाते हैं तो जब पॉजिटिव वाला फील्ड में रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है, बाहर के साइड में, और इस पे फोर्स भी किधर लगेगा, बाहर के साइड में। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर साइड में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बना लीजिएगा, इधर साइड में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लग रहा है, इधर साइड में, और इस पे फोर्स किधर लगेगा, इधर ही साइड में। लगेगा कि नहीं लगेगा। अच्छा इससे ये भी समझ सकते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है तो उसको उधर साइड में फोर्स लगाएगा, तो ये फोर्स इस पर लगेगा। अच्छा ये यदि यहाँ पे हम
नेगेटिव चार्ज एक ले आते हैं, नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर साइड में है कि नहीं है, लेकिन ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या करता है, अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स इस पर किधर लगेगा, इधर साइड में। ये बात समझ में आ रहा है आप लोग को कैसे फोर्स लग रहा है? अच्छा, इसमें आप देखते हैं, इसमें हम पॉजिटिव ले लेते हैं, तो पॉजिटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर साइड में। अच्छा, फोर्स किधर लगेगा, इधर ही साइड में। फोर्स इधर ही साइड में लगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही साइड में। अच्छा, यहाँ पे हम यदि नेगेटिव को रख देते हैं, तो नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर साइड में है, लेकिन नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा तो फोर्स किधर लग जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है तो इसको उतार लीजिए। चलिए अब एक दो लाइन लिख लेते हैं हम लोग कि सोर्स चार्ज क्या होता है। It is the charge which produces electric field in the space around the charge particle। ये बात समझ में आ रहा है कि सोर्स चार्ज क्या है, कि ऐसा चार्ज जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाता है। अच्छा, टेस्ट चार्ज क्या होता है? इट इज द charge which is used to test or calculate the value of electric ये एक ऐसा चार्ज है जिसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू को निकालने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। इसमें हम लोग अब एक दो लाइन और लिखेंगे। यहाँ से लिखते हैं, द वैल्यू ऑफ टेस्ट चार्ज should always be very small because if the value will be large, it can displace the source charge। ये क्या करेगा, सोर्स चार्ज को डिस्प्लेस करेगा एंड वी विल नॉट बी एबल टू फाइंड द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ओरिजिनल वैल्यू को हम
नहीं निकाल पाएंगे फिर। चलिए एक लास्ट लाइन इस पे लिखते हैं। When we bring test charge in the electric field, the electric field will exert electric force or Coulomb force on test charge. Then we divide force by value of test charge, which gives value of इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए इसको पहले उतार लीजिए फिर हम समझाते हैं। चलिए इसको देखते हैं। देखिए सबसे पहली चीज सोर्स चार्ज से समझ में आ गया था कि सोर्स चार्ज एक्चुअली में क्या होता है। बात कर रहे थे हम लोग टेस्ट चार्ज का कि टेस्ट चार्ज एक्चुअली में क्या है। टेस्ट चार्ज बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट चार्ज एक ऐसा चार्ज होता है जिसके हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालते हैं, ठीक है। तो टेस्ट चार्ज का वैल्यू को हम क्या करते हैं, हमेशा बहुत ही कम रखते हैं। द वैल्यू ऑफ टेस्ट चार्ज शुड ऑलवेज बी वेरी स्मॉल बिकॉज इफ द वैल्यू विल बी लार्ज इट कैन डिस्प्लेस द सोर्स चार्ज एंड वी विल नॉट बी एबल टू फाइंड द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आदि मान लीजिए कि इसका वैल्यू हम ज़्यादा ले आएंगे, ये क्या करेगा, इसको घसका सकता है या अट्रैक्ट कर सकता है, ठीक है। तो एकदम हल्का, हम हल्का फील्ड, हल्का मतलब वैल्यू वाला चार्ज लाते हैं जिसको हम लोग टेस्ट चार्ज कहेंगे और उसके हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसका वैल्यू क्या रखते हैं, हमेशा हम लोग कम रखते हैं। तीसरा पॉइंट में कह रहे हैं व्हेन यू ब्रिंग टेस्ट चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड विल एक्सर्ट इलेक्ट्रिक फोर्स और कूलम फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज। जैसा ही लाएंगे उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स या कूलम फोर्स लगेगा उस पर, ठीक है। देन वी डिवाइड फोर्स बाय द वैल्यू ऑफ टेस्ट चार्ज विच गिव्स द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जैसा ही निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फोर्स को लिखेंगे टेस्ट चार्ज पर और उससे उस टेस्ट चार्ज का वैल्यू को डिवाइड कर देंगे। तो जो मेरा वैल्यू होगा वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए तो इस फिगर को उतार लीजिएगा, हम इसको मिटा रहे हैं। तो मान लीजिए एक चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है। अब प्लस क्यू क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा अपने चारों तरफ, ठीक है। तो ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपने चारों तरफ बना रहा है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं किसी पॉइंट पर। जैसे मान लीजिए कि ये पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या है, x है, ठीक है। और इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जब वैल्यू निकालने का है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, एक चार्ज को लाते हैं, एक छोटा सा चार्ज को हम लाते हैं। एक छोटा सा कोई चार्ज आ गया जिसको हम लोग टेस्ट चार्ज कहते हैं, ठीक है। और टेस्ट चार्ज में फोर्स किधर लगेगा, इधर साइड में फोर्स लगेगा,
ये कौन सा फोर्स होगा? रिपल्सिव फोर्स होगा। ये बात समझ में आ रहा होगा कि ये रिपल्सिव फोर्स हो गया। अच्छा, अब ये फोर्स का वैल्यू कितना है पहले हम लोग लिखते हैं। F का वैल्यू कितना है? F का वैल्यू क्या होगा? ये मान लीजिए कि छोटा चार्ज है Q0, तो क्या हो जाएगा? K Q इंटू Q0 बाई x का स्क्वायर। ठीक है, यही फोर्स इस पर लगेगा। वेक्टर के फॉर्म में अभी नहीं लिखते हैं, मान लीजिए वेक्टर अभी हटा देते हैं, अभी वेक्टर लिखेंगे तो फिर यहाँ ही वेक्टर ऐड करना पड़ेगा। तो अभी जो टोटल फोर्स कितना लग रहा है? K Q इंटू Q0 बाई एक्स स्क्वायर। तो हमको अब क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। ये क्या हो गया? आपका फोर्स हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है E, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? F बाई, इसको ऐसे लिखते हैं, लिमिट Q0 टेंड्स टू 0, और ये क्या हो जाएगा? F बाई Q0। क्यों ऐसा लिखे Q0 टेंड्स टू 0? ताकि Q0 का जो वैल्यू है वो एकदम सबसे कम रखना है, जितना कम हो सकता है उसको रखना है। ठीक है, तो ये F Q0 टेंड्स टू 0, और ये F बाई Q0 कर दिया। फोर्स के साथ किसको डिवाइड कर दिए? टेस्ट चार्ज का वैल्यू यानी कि Q0 को हम लोग डिवाइड कर दिए। तो इससे जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा? K Q Q0 बाई Q0 इंटू एक्स स्क्वायर। Q0 कट गया तो क्या बचा? K Q बाई एक्स स्क्वायर। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आया वो आ गया K Q बाई एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है बात? तो हमको ये देख के ये पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका वो सिर्फ सोर्स चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, टेस्ट चार्ज से उसको कोई मतलब नहीं है, और दूरी पे डिपेंड कर रहा है। दूरी आपका जो रहेगा उस अनुसार से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को? चलिए देखते हैं इसमें। E का वैल्यू जो आपका आया वो क्या आया? K Q बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देख रहे हैं कि इफ Q इंक्रीजेस, क्या होगा? Q इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? E भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, ये कोई डाउट का बात है यहाँ पर? अच्छा, अब इसमें ये देख रहे हैं Q यानी कि इसका वैल्यू बढ़ेगा, सोर्स चार्ज का वैल्यू, तो वो ज़्यादा तगड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो ज़्यादा तगड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा तो E का वैल्यू इंक्रीज करेगा। अच्छा, अब x का वैल्यू बढ़ेगा, यानी x मतलब दूरी बढ़ता जाएगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड से जा रहा है तो दूरी जितना बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू उतना ही घटता जाएगा, और दूरी इसका वैल्यू जितना कम रखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू उतना ही ज़्यादा होगा। इफ़ x इंक्रीजेज, ये साइन किसका है? इंक्रीजेज, देन E इंक्रीजेज। इफ x डिक्रीजेज, यदि x घटेगा मतलब बगल में और आएगा और पास में आएगा। अच्छा, x इंक्रीज करेगा तो ये डिक्रीज ना किया, x डिक्रीज करेगा देन E इंक्रीज। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए इसको उतारिए। ठीक है, और उसको उतारने के बाद फिर कुछ और बताते हैं। आप देखिए इतना होने के बाद अब मान लीजिए कि हम किसी पॉइंट पे लेते हैं, कोई स्पेस में कोई पॉइंट पे लेते हैं हम लोग। ठीक है, कोई पॉइंट पे हम ले लिए, उस पर अलग अलग चार्ज रखा हुआ है, सब अलग अलग टाइप का सोर्स चार्ज है। कोई Q1 है,
कोई Q2 है, कोई Q3 है, हाँ ठीक है। और ये इस टाइप से रखा हुआ है कि एक इक्विलिब्रियम में ये हिल नहीं रहा है। तो ये सब मिलकर इस पे अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। बनाएगा कि नहीं बनाएगा? ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे बना रहा है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे वेक्टोरली। चलिए तो इसमें लिखते हैं, इफ देयर आर मोर देन वन सोर्स चार्ज which produces electric field at a point, then to find the net electric field at that point, we will add all the electric field वेक्टोरली। वेक्टर तरीका से क्या करेंगे हम लोग, वेक्टोरली, एंड फाइंड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, और उससे क्या करेंगे, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालेंगे। ठीक है, चलिए तो वेक्टर ई जो हो जाएगा नेट, वो क्या हो जाएगा, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस डॉट 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 EN। ठीक है, चलिए इसको उतारिए। चलिए इसी में लिख देते हैं यहाँ पर कि देखिए, अब कोई हम टेस्ट चार्ज को लाएं, कहीं से टेस्ट चार्ज को लाएं, और उस पर फोर्स जो लग रहा है वो क्या लग रहा है, वेक्टर F। ठीक है, तो वेक्टर F जो लग रहा है, तो हमको पता है वेक्टर F का वैल्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा। जैसे देखिए, पहले हम लोग निकालेंगे, वेक्टर E निकालते थे तो Q0 वेक्टर E करते थे, नहीं, हम लोग करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालते थे तो वेक्टर F बाई Q0 करते थे। ठीक है, तो वेक्टर F का वैल्यू क्या हो जाता था, Q0 वेक्टर E। इसमें हम लोग लिखेंगे पहले, तो क्या हम थोड़ा मिटा देते हैं इसको मिटा रहे हैं। If a test charge is brought in an electric field, then the force on that test charge will be vector F is equal to Q0 vector E, ताकि E is equal to F by Q तथा F is equal to Q0 vector E हो गया, where F is equal to force on test charge, Q0 is equal to charge of टेस्ट चार्ज, और E जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड
एट दैट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट। ठीक है, चलिए इसको उतारिए। अब देखिए E इज इक्वल टू क्या होता था, F/Q, यही ना पढ़े अभी तक हम लोग। तो SI यूनिट लिखते हैं, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, न्यूटन फोर्स वाला और चार्ज का कूलम। ये क्या हो गया, न्यूटन पर कूलम या Nc⁻⁻। ये बात समझ में आ रहा है, ये SI यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड का हो गया। अच्छा, डायमेंशन फॉर्मूला निकालते हैं। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए, ये फोर्स था ऊपर और नीचे क्या है, चार्ज है। फोर्स क्या होता है, फोर्स को हम लोग लिख सकते हैं मास इंटू एक्सीलरेशन। ये चार्ज, ठीक है। अच्छा, मास और एक्सीलरेशन को क्या लिखते हैं, वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी बाय टाइम इनटू चार्ज। अभी भी देखिए, ये वेलोसिटी और चार्ज अभी फंडामेंटल क्वांटिटी में नहीं जुटा है, वो फंडामेंटल क्वांटिटी में तोड़ेंगे तभी हम डायमेंशन फार्मूला निकाल सकते हैं। अब देखिए, ये मास गुना डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है, तो ये टाइम का स्क्वायर हो गया। अब यह देखिए, मास डिस्प्लेसमेंट यानी कि लेंथ और टाइम, टाइम का स्क्वायर हो गया, ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी। चार्ज अभी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, तो चार्ज का हम अलग से कर देते हैं। देखिए, करंट जो होता है उसके लिए हम लोग क्या लेते हैं, देखिए करंट जो होता है वो चार्ज पर यूनिट टाइम होता है, ठीक है। तो चार्ज जो हम लोग लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, करंट इनटू टाइम। 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होता है ना, उसमें करंट भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो करंट और टाइम को हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू टाइम। फिर ये क्या हो गया, मास इनटू लेंथ बाय टाइम का क्यूब और इनटू करंट। तो मास का क्या हो गया, ml, और ये क्या हो जाएगा, t का क्यूब, और करंट को क्या लिखते हैं, I से डिनोट करते हैं। ये हो जाएगा ml I⁻⁻1 t⁻⁻3। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला बॉक्स के अंदर डालेंगे, तो ml I⁻⁻1 t⁻⁻3। चलिए इसको उतारिए तो जल्दी से। चलिए अब एक क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग, इसको हम मिटा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड से एक क्वेश्चन है, टू चार्जेस 10 + 10 माइक्रोकूलम एंड -10 माइक्रोकूलम are placed at
are placed at point A and B separately by a distance of separated by a distance of 10 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए फाइंड द फील्ड, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड at a point P on the perpendicular bisector at a distance of 12 centimeter from its middle पॉइंट। ठीक है, चलिए फिगर हम बना देते हैं। A B C प्लस 10 माइक्रोकूलम माइनस 10 माइक्रोकूलम 10 सेंटीमीटर का दूरी है। ये दूरी है 12 सेंटीमीटर। चलिए इसको थोड़ा ट्राई कीजिए। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे निकालना है? इस पॉइंट पे। ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है? बैक से पी पॉइंट। चलिए इसको फिगर को हम नीचे बना देते हैं। इसको थोड़ा मेरे लिए आसानी हो जाएगी। आप देखिए ये 10 सेंटीमीटर का दूरी है। तो ये 10 है पूरा, तो ये थीटा थीटा एंगल बना रहा है, तो ये 5 हो जाएगा। ये 5 हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा? 12 स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 और 144 144 और 25 कितना हो गया? 169, यानी कि 13 सेंटीमीटर। ये 13 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अच्छा आप देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इसके का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बनेगा वो बाहर के साइड में ई ए। ठीक है, अच्छा
और इसके कारण जो बी के साथ बनेगा वो उसके उधर साइड में जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा इधर, ई बी। अच्छा, ई ए का जो वैल्यू होगा वो ई बी के वैल्यू के बराबर होता है कि ये भी 13 सेंटीमीटर है, ये भी 13 सेंटीमीटर है, ये भी 10 माइक्रोकूलम चार्ज है, ये भी 10 माइक्रोकूलम चार्ज है। ये भले अंदर आ रहा है वो बाहर जा रहा है, दोनों का वैल्यू सेम है, तो दोनों का जब भी वैल्यू सेम रहेगा तो दोनों का एकदम बीच से निकलेगा ये। तो देखिए ये दोनों के बीच का जो एंगल होगा, देखिए ये जो पूरा एंगल है ये ऐसे स्ट्रेट है और ये वाला स्ट्रेट लाइन है, तो ये थीटा बना रहा है, और ये से स्ट्रेट लाइन है, तो ये जो एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो फिर ये भी थीटा हो जाएगा, यानी कि टोटल 2 थीटा है तो एकदम 20 से जाएगा ये, तो ये हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, एकदम स्ट्रेट ऐसे जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। यानी कि ये निकाल लिए ना हम, तो ये कॉस थीटा प्लस ये भी ई बी का ये वैल्यू ये ही के बराबर होगा, तो ये कॉस थीटा, ये कॉस थीटा, ये कॉस थीटा, यानी कि 2e cos थीटा, और 2e cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के। ऐसे करके निकालना है, तो सिर्फ हमको ई का एक वैल्यू निकाल लेना है। तो ई का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, फोर्स इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होता है सिर्फ सोर्स चार्ज पर डिपेंड करता है, और इसका वैल्यू हम लोग क्या पढ़े हैं, के इंटू क्यू, यानी कि 10 माइक्रोकूलम को किसमें कर देंगे, कूलम में, तो 10⁻⁻6 बाई दूरी से स्क्वायर, यानी कि 13 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदल देंगे -2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या हो जाएगा, k इंटू 10⁻⁻5। अच्छा, ये 10⁻⁻4 आएगा, और ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +4, और यहाँ 13 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 169। आ रहा है बात समझ में, तो ये क्या हो जाएगा, k इंटू 10/169, इतना आ रहा है। ठीक है, अच्छा, ये थीटा का जो वैल्यू है, कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, ये कॉस थीटा आएगा ना, तो कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पर से निकाल लीजिए। कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, b/h, यानी कि 5/13 होगा ना। तो अब हम लोग को क्या करना है, ई जो नेट का जो वैल्यू है उसका वैल्यू हो जाएगा ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। ई ए और ई बी का वैल्यू सेम है, तो यानी कि 2e कॉस थीटा। अच्छा, 2e का वैल्यू k इंटू 100/169, और कॉस थीटा का वैल्यू कितना लाया है, 5/13। ठीक है, यही ना होगा। चलिए, तो ये वैल्यू हो जाएगा, k का वैल्यू कितना होता है, 9 इंटू 10⁻9 और इंटू कितना हो गया, 10, 5 2 10, और ये 100, ये 10⁻3 हो गया, और ये इधर कितना हो गया, 13 का स्क्वायर 169, ये 13 का क्यूब हो गया। ठीक है, ये 9 इंटू 10⁻12/13 का क्यूब। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, तो इसका वैल्यू क्या आना चाहिए, न्यूटन पर कूलम में। चलिए इसको कैलकुलेट किया जाए, ये आ जाएगा 4.09 इंटू 10⁹ न्यूटन पर कूलम। इसको कैलकुलेट करके देखिए तो चेक कीजिए तो इसका आंसर क्या है। आज भर के लिए यहीं तक रहने दीजिए, ठीक है। तो फिर अगले क्लास